नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 मई 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज बहुत सारी न्यूज़ हैं। कितनी न्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर पाते हैं, इसको देखते हैं। हो सकता है कुछ न्यूज़ में अलग से आपको वीडियो में बताऊं। पहली न्यूज़, इंडिया नेपाल टाइज को लेके प्रधानमंत्री मोदी जी नेपाल गए हैं। नेपाल में कौन कौन से एमओयूज के ऊपर बातचीत हुई है, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन हुए हैं, यहाँ पे इंडिया नेपाल की रिलेशनशिप को लेके मोदी जी ने और वहाँ के लीडर्स ने क्या बोला है, इसके बारे में बात करेंगे। फाइनली फिनलैंड के साथ साथ स्वीडन ने भी ये बोल दिया है कि हम नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। ये पर्टिकुलर स्टेप पूरे यूरोप को एक क्राइसिस की तरफ लेके जा सकता है, इसको देखेंगे क्या है। फिर भाई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो की जो पैसेंजर को मिस हैंडलिंग वाली बात है, इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई है और यहाँ पे इंडिगो को एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया है डीजीसीए के द्वारा। एक्चुअली एक माँ बाप, एक पेरेंट अपने डिसेबल्ड बच्चे को लेके जा रहे थे। बच्चा थोड़ा सा घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो ओवरऑल जो इंडिगो का स्टाफ था, उसने फ्लाइट सेफ्टी को लेके बच्चे को वहां पे बोर्ड नहीं करने दिया प्लेन में। इस चीज की न्यूज पहुंची डीजीसीए में, मिनिस्टर साहब के पास न्यूज पहुंची और डीजीसीए पर्सनली यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है। अब शो कॉज नोटिस तो यहाँ पे इंडिगो को इशू कर दिया गया है। कितनी सजा दी जाती है, इंडिगो की बात कितनी सही लगती है, इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में बातचीत बताई गई है। फिर भाई, एक ग्लोबल रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आई है। जो डिसेबल्ड लोग हैं पूरी दुनिया में, उनके पास असिस्टिव एड्स किस हद तक अवेलेबल है, इसके कंटेक्स्ट में कुछ बातें कही गई हैं, इसको देखेंगे। फिर भाई, क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि एंडोसल्फन विक्टिम्स के लिए केरला की सरकार ने पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं किया है। ओवरऑल 8 लोग जिन्होंने केरला की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा, वहां पे तो मजबूरी में केरला की सरकार ने कुछ किया। बाकी लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। कोई भी यहाँ पे कंपनसेशन केरला की सरकार के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। ये एंडोसल्फर पॉल्यूशन वाला केस किस प्रकार से केरला में फैला था, कब इसको बैन किया गया, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। फिर भाई, साउदर्न इंडियन ओशन में इंडिया और फ्रांस ने अपना सेकेंड ज्वाइंट पेट्रोलिंग की, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से फिर से एक रिग्रेसिव डिसीजन निकल के आ रहा है। क्या बोला जा रहा है कि प्राइवेट पार्ट्स को टच करना और किस करना एक माइनर बॉय को, ये अननेचुरल ऑफेंस नहीं है। ऐसा यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोल दिया। एक रिग्रेसिव डिसीजन है। पॉक्सो एक्ट के अंदर इसका क्या रेलेवेंस है, इन सारी की सारी चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, क्लिक ऑन द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। सुपर थैंक्स का बटन दबा के आप मदद कर सकते हैं, तो क्लिक ऑन द सुपर थैंक्स बटन ऑल्सो। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, एपिथेट। एपिथेट क्या है? एन एडजेक्टिव और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समबडी, समथिंग्स कैरेक्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, स्पेशली इन ऑर्डर टू डे समथिंग गुड और बैड। मतलब एक फ्रेज के थ्रू आप किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में कुछ कह रहे हो और उसके थ्रू बता रहे हो कि वो अच्छा है या बुरा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैथरीन द ग्रेट, तो यहाँ पे कैथरीन को अच्छा बताया जा रहा है, ग्रेट बताया जा रहा है। इवान द टेरिबल, टेरिबल बताया जा रहा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, रिचर्ड द लॉयन हार्ट, मतलब इसको बड़ा ही बहादुर दिलेर बताया जा रहा है। मतलब एपिथेट मतलब एक शब्द आपने साथ में इस्तेमाल कर लिया और उसके थ्रू उस इंडिविजुअल की अच्छी या बुरी क्वालिटी के बारे में बता दिया। चलिए पहली न्यूज, नेपाल पीपल इक्वली हैप्पी फॉर राम टेम्पल इन अयोध्या। मोदी जी देखिए इस समय पे नेपाल गए, नेपाल में लुम्बिनी में गए हैं और वहां पे जाके बोला कि इंडिया और नेपाल का एक कॉमन हेरिटेज कल्चर है। तो ये जो लॉर्ड राम का टेम्पल इंडिया के अंदर बन रहा है, इससे इंडिया के अंदर जितना लोग खुश हैं, उतना ही नेपाल के अंदर भी लोग खुश होंगे। एक फेथ के बेसिस पर ट्रेडिशन देखिए, इंडिया के अंदर एक बड़ी आबादी हिंदूज की है और नेपाल के अंदर भी एक बड़ी आबादी हिंदूज की है। तो हिंदू कल्चर के आधार पर दोनों कंट्रीज को यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहे हैं मोदी जी, जो कि परफेक्ट पॉइंट है यहाँ पे। चाइना जैसी कंट्रीज जब नेपाल के अंदर इन्वेस्ट कर रही है किसी भी तरीके से, अगर दो देशों के रिश्तों को अच्छा करके म्यूचुअल डेवलपमेंट की बात की जा सके, तो वो एक जस्टिफाइड पॉइंट है, जो कि यहाँ पे पॉलिटिशियन हमारे मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं। करना भी चाहिए। किसी भी प्रकार से, किसी भी कल्चरल लिंक से, नीडफुल लिंक से, म्यूचुअल लिंक से अगर हम अपने आसपास की कंट्री में अपने इन्फ्लुएंस को स्थापित कर सके, वो बहुत अच्छा होगा। फिर भाई, यहाँ पे मोदी जी ने बोला कि मैं जनकपुर में हूँ और नेपाल में, नेपाल के बिना तो हमारे लॉर्ड राम भी इनकम्प्लीट है। तो लॉर्ड श्री राम का टेम्पल जो बन रहा है नेपाल के अंदर, उससे नेपाल के लोगों को भी खुशी होगी। इस प्रकार की बात मोदी जी ने यहाँ पे बोली है। बुद्धा जी की 2566वीं, आप कह लीजिए, बुद्ध जयंती में मोदी जी ने ये स्पीच यहाँ पे दी है। ठीक है, इससे पहले मई 2018 में भी मोदी जी वहां पे गए थे जनकपुर में, उन्होंने इंडिया नेपाल के रिश्तों की बात की थी। यहाँ पे भी रिश्तों को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं।
लुम्बिनी में जाके पूजा की यहाँ पे मोदी जी ने। लुम्बिनी को प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ माना जाता है, और यही प्रिंस सिद्धार्थ आगे जाके एनलाइटनमेंट पाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और बुद्धा बनेंगे। जन्म कहाँ हुआ था इनका? लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी में जाके यहाँ पे पूजा की गई है। यहाँ पे माया देवी टेम्पल है, उसी जगह पे बताया जाता है कि लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। तो मोदी जी ने, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा, इनके साथ मिलकर शिलान्यास सेरेमनी की, मतलब यहाँ पे नींव डाली गई। और ऐसा बोला गया कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, जो कि लुम्बिनी के मोनास्टिक जोन में बनाया गया है, इसका शिलान्यास किया, इसकी नींव डाली यहाँ पे मोदी जी ने और प्रधानमंत्री देउबा, जो कि नेपाल के हैं। ठीक है। ये जो बुद्धिस्ट कल्चर और हेरिटेज के लिए प्लॉट एलोकेट किया गया था, ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन द्वारा एलोकेट किया गया था। यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, फैसिलिटी बनाई जाएगी, जो कि दुनिया भर के बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को होस्ट करेगा। और इस फैसिलिटी का नाम बनाया जा रहा है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। ये लुम्बिनी में बनाया जा रहा है। फिर कुछ और एग्रीमेंट्स भी यहाँ पे साइन हुए। जैसे कि अगर आप देखो तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये इंडिया की जो बॉडी है, इसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ। इसके चलते 490.2 मेगावाट का अरुण 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो नेपाल के लिए नहीं, इंडिया और बांग्लादेश के लिए भी बिजली यहाँ पे पैदा करेगा, पूरे साउथ एशियन रीजन को भी बिजली प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का 51% शेयर है, और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का 49% शेयर है। फिर शेर बहादुर देउबा साहब ने इंडियन कंपनीज को बोला है कि जो नेपाल के अंदर वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे भी आके इन्वेस्ट करें। ये 750 मेगावाट का वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, ये लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत लंबे समय से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है। नेपाल में सेती रिवर के ऊपर बनाए जाने की इसकी बात हो रही है, कई साल से प्लानिंग चल रही है। प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टर्स इन्वायरमेंटल की वजह से काफी डिले हो रहा है। तो अभी जो मोदी जी और देउबा जी के बीच में डिस्कशन हुआ है, इसके बेसिस पे कहा जा रहा है कि शायद ये प्रोजेक्ट थोड़ा तेज हो जाए। फिर बात करते हैं कौन कौन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट साइन हुए। तो भाई एक एमओयू साइन हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस और लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बीच में। इस एग्रीमेंट में बोला गया है कि डॉक्टर अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज बनाया जाएगा। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्वाइन हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस और सीएनएएस के बीच में। सीएनएस त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस इंडिया की तरफ से, और सीएनएएस त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल की तरफ से। ये क्या करेंगे? ये आईसीसीआर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज बनाएंगे नेपाल के अंदर। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस और काठमांडू यूनिवर्सिटी के बीच में। इससे भी एक आईसीसीआर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज बनेगी काठमांडू यूनिवर्सिटी में। इससे पहले वाले में कहाँ बननी थी? त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में। फिर भाई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल के बीच में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के बीच में। फिर एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल के बीच में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के बीच में। क्यों? कि मास्टर लेवल पे ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम कराया जाएगा, दोनों यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगी। और जैसा कि मैंने बताया था, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच में तो डेवलपमेंट हुआ ही है अरुण 4 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेके। जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस और बायलैटरल एग्रीमेंट्स में न्यूज आपको काम आएगी। असिस्टिव एड्स रिमेन इनएक्सेसिबल टू बल्क ऑफ दोज विद डिसेबिलिटीज। देखिए यहाँ पे ग्रेट नाम की एक रिपोर्ट निकली है। इस रिपोर्ट को निकला है डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए दुनिया भर में जितने भी लोग डिसेबल्ड हैं, जिनको किसी ना किसी एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो कि उनको डेली लाइफ में जीने में आसान कर दे चीजें। जैसे आप कह सकते हो कि व्हील चेयर्स, वो लोग जो ठीक से चल नहीं पाते उनको व्हील चेयर्स की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी एड्स है, हियरिंग एड होती है, बहुत सारे लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है तो हियरिंग एड होती है, बोलने के लिए एड लगती, एप्स जिसके थ्रू लोग दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जब वो नहीं ठीक तरीके से किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर पाए, उनके किसी ऑर्गन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो ऐसे लगभग 250 करोड़ 2.5 बिलियन लोग हैं दुनिया में, जिनको एक या एक से ज्यादा असिस्टिव प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है डेली के बेसिस पे। लेकिन उनके पास इन चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जो नहीं अवेलेबिलिटी, उसके रिस्पेक्ट में डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पे एक एनालिसिस की गई है। इस एनालिसिस का नाम है ग्रेट, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई। तो अवेलेबिलिटी और एक्सेस को इनहेंस करना, एक्सपेंड करना, ये इस पर्टिकुलर ग्रेट रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट का बोलना है कि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं,
वहां पे जितनी अवेलेबिलिटी चाहिए लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स की, उसकी केवल 3% अवेलेबल है। मतलब अगर 100 लोगों को इन असिस्टिव टेक्नोलॉजीज की मदद चाहिए, तो केवल 3 लोगों के पास ये मदद पहुंच पाती है। अफोर्डेबिलिटी भी यहाँ पे एक रीजन बताई गई है कि ये लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज क्यों नहीं कर पाते। 2011 सेंसस के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि हमारे देश की जो आबादी है उसमें 2.21% लोग डिसेबल्ड हैं। मतलब एब्सोल्यूट नंबर में आप कह सकते हो 26.8 मिलियन, लगभग 2 करोड़ 68 लाख, 2 करोड़ 68 लाख लोग यहाँ पे ऐसे हैं 2011 सेंसस के हिसाब से, जो डिसेबल्ड हैं, जिनको किसी ना किसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है। वो देखने के कंटेक्स्ट में हो सकती है, सुनने के कंटेक्स्ट में हो सकती है, आपकी सोच के कंटेक्स्ट में हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, स्पीच डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। 19 से 59 एज ग्रुप में ज्यादातर ये डिसेबिलिटीज हैं। तो इस कंटेक्स्ट में 2011 के सेंसस के हिसाब से 2 करोड़ 68 लाख ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी मदद की जरूरत है। बट ज्यादातर के पास मदद नहीं है। अगर आप देखो जितने भी लोग डिसेबल्ड, उनमें 49% लिटरेट है, लगभग 34% एम्प्लॉयड है, 75% गांव के इलाके में रहते हैं। जो 76 राउंड हुआ था इंडिया के अंदर जुलाई से दिसंबर 2018 में नेशनल सैंपल सर्वे का, इसने ये बताया कि जितने भी लोग इंडिया के अंदर डिसेबल्ड हैं, लगभग 21.8% लोगों ने ऐसा बोला है कि उनके पास सरकार की तरफ से मदद आई है। और लगभग 1.8% लोगों ने बोला है कि उनके पास सरकार के अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ वगैरह काम करते हैं उनसे मदद आई है। ठीक है। अब 2050 तक ऐसा बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया में 350 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो डिसेबल्ड होंगे और उनको असिस्टिव प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी। ठीक है ना। अब ये एजिंग पॉपुलेशन में भी हो सकता है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आप सफर कर सकते हो, वहां पे भी आपको हो सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि 70 सर्विस की कंट्रीज में ये पता चला है कि सर्विस प्रोविजंस में बहुत लार्ज गैप है, ट्रेन्ड वर्कफोर्स की कमी है। मतलब ओवरऑल जितनी डिसेबिलिटी है उसको टैकल करने के लिए जितने डिवाइसेस की हमको जरूरत है, जिस प्रकार की मैन पावर की हमको जरूरत है, जिस प्रकार की डिसेबल्ड फ्रेंडली सर्विसेज की हमको जरूरत है, ये लगभग 70 कंट्रीज में कम पाई जाती हैं, ना के बराबर पाई जाती हैं। और इसलिए देखो इस रिपोर्ट ने 10 रिकमेंडेशन किए। ये 10 रिकमेंडेशन कंक्रीट एक्शन के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप एजुकेशन को सुधार के, हेल्थ और सोशल केयर सिस्टम्स को सुधार के, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ा के, स्टिग्मा को कॉम्बैट करके, डाटा में इन्वेस्ट करके, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी करके ओवरऑल डिसेबिलिटीज को टैकल कर सकते हो, कन्फ्रंट कर सकते हो। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक एम्ब्रेला टर्म है। हर वो सिस्टम और सर्विस जो कि एक डिसेबल्ड पर्सन को एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करे, उसको आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। एक असिस्टिव प्रोडक्ट एक इंडिविजुअल की फंक्शनिंग और इंडिपेंडेंस को इंप्रूव कर सकता है, उनकी वेलबींग को बढ़ा सकता है। इन असिस्टिव प्रोडक्ट्स में हियरिंग एड्स आ जाते हैं, व्हील चेयर आ जाते हैं, कम्युनिकेशन एड्स, स्पेक्टिकल्स, प्रोस्थेसिस, पिल ऑर्गेनाइजर्स, मेमोरी एड्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। 1 बिलियन लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनको एक या एक से ज्यादा असिस्टिव प्रोडक्ट्स की यहाँ पे जरूरत है। और आगे आने वाले समय में ये जरूरत बढ़ने वाली है। लेकिन 10 में से केवल एक के पास ही ये असिस्टिव प्रोडक्ट है, जो कि काफी कम है। इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। इंडिया के अंदर तो वो भी नहीं है। जीएस पेपर 2 हेल्थ और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में इन पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर ये इंडिगो वाली न्यूज पे पहुंचते, इंडिगो मैन हैंडल्ड पैसेंजर्स फ्लाउटेड नाउन्स। देखिए कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि भाई रांची से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में इंडिगो ने एक पैसेंजर को, जिसको स्पेशल नीड्स थी, मतलब डिसेबल्ड था वो पैसेंजर, एक बच्चा था, इसको बोर्डिंग करने से मना कर दिया। और ये चीज काफी वायरल हुई थी। उस पर्टिकुलर बच्चे के माँ बाप ने यहाँ पे कंप्लेन वगैरह भी की थी, काफी वीडियो वगैरह वायरल हो गई, तो डीजीसीए तक बात पहुंच गई। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी है, इसने यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। और उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये निकल के आया है कि इंडिगो ने नियम कानूनों को यहाँ पे वायलेट किया है। कहीं ना कहीं इंडिगो के स्टाफ ने अप्रोप्रिएट तरीके से पैसेंजर को हैंडल नहीं किया, एप्लीकेबल रेगुलेशंस का पालन नहीं किया। ये कौन से एप्लीकेबल रेगुलेशन है, इनके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके चलते यहाँ पे डीजीसीए की तरफ से एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया है, किसको, इंडिगो को। और इंडिगो से बोला गया है कि लिखित में आप ये एक्सप्लेन करिए कि आपके अगेंस्ट एक्शन क्यों ना लिया जाए। और देखिए जब भी शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, तो जिसको भी आप शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हो, उस शो कॉज नोटिस में आप उसको इवेंट लिख के बता रहे हो कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ है, आपने ये गलती की है, डीजीसीए के इन रेगुलेशंस और इन नियम कानूनों का उल्लंघन किया है, तो आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जा सकता है। आप आके हमें बताइए कि आपके अगेंस्ट क्यों ना एक्शन लिया जाए। तो इंडिगो की बात भी सुनेंगी यहाँ पे डीजीसीए, और उसके बाद एक फाइनल ऑर्डर पास होगा, जिसको आप बोलते हो ऑर्डर इन ओरिजिनल।
उसमें एक्चुअली में बताया जाएगा कि इंडिगो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, अगर रिस्पॉन्सिबल है तो कितनी फाइन पेनाल्टी मांगी जा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है भाई। तो हुआ क्या था कि भाई देखिए, एक व्हील बॉर्न एडोलेसेंट था, स्पेशल नीड्स थी उसकी, अपने माँ बाप के साथ वो जा रहा था रांची टू हैदराबाद। अब वो जो एडोलेसेंट था थोड़ा घबराया हुआ था, ठीक है ना। तो उसके घबराए होने की वजह से वो स्टेबल नहीं था। तो इंडिगो के मैनेजर ने बोला कि भाई इस बच्चे को हम अलाउ नहीं कर सकते, ये बच्चा थोड़ा अलग तरीके से एक्ट कर सकता है फ्लाइट में, तो जो कैबिन क्रू है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लाइट सिक्योरिटी में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में उस एडोलेसेंट को फ्लाइट नहीं बोर्ड की जाने दी गई। इसीलिए डीजीसीए ने 3 मेंबर की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, और इस कमेटी की इनिशियल रिपोर्ट्स ये बोलती हैं कि इंडिगो की यहाँ पे गलती है। हालांकि इंडिगो अभी भी अपने डिसीजन को जस्टिफाई कर रहा है। इंडिगो ये बोल रहा है कि वो पैसेंजर पैनिक में था, और पैनिक वाले पैसेंजर्स को हम फ्लाइट में नहीं बैठा सकते, वो फ्लाइट सेफ्टी को खतरा पहुंचा सकते हैं। अब जब ये इवेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर की नजर में आया, तो ट्विटर पे उन्होंने बोला कि इस प्रकार के इवेंट्स के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, फ्लाइट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, मैं पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इनफैक्ट इंडिगो की जो सीईओ है रोनो जॉय दत्त, उन्होंने बोला है कि ओवरऑल इस सिचुएशन में हम मैनेजर के साथ खड़े हैं। मैनेजर के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। तो ऐसे केसेस में कोई एक इंडिविजुअल से सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरे में आती है तो उस केस में उस इंडिविजुअल को फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया जा सकता है। और यही यहाँ पे किया गया, जिसके अगेंस्ट यहाँ पे पूरा का पूरा बवाल चालू है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की गाइडलाइंस क्या है उन लोगों के लिए जिनको डिसेबिलिटीज हैं उनके फ्लाइंग से रिलेटेड। तो देखिए, अगर आपके पास डिसेबिलिटी है, रिड्यूस मोबिलिटी है, उसके बावजूद भी आप लीगल तरीके से एयरप्लेन की सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सर्विसेज के इस्तेमाल के लिए आपको एयरलाइन की तरफ से पूरा असिस्टेंस मिलेगा। अक्सर कर आपने देखा होगा कि प्लेन के अंदर यू नो राइट फ्रॉम सिक्योरिटी चेक से लेके प्लेन तक जाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी गाड़ियां चलती हैं व्हील्स पे। वो एक्चुअली में बेसिकली डिसेबल्ड पर्सन की मदद के लिए होती हैं, हालांकि कोई भी उनके ऊपर बैठ के चला जाता है। तो देखिए, एक एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है कि वो डिसेबल्ड पर्सन को हर प्रकार की मदद प्रोवाइड करे उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, उसकी जर्नी के दौरान। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, इसने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज की हैं। उन गाइडलाइंस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो लोग जो डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं और एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं उनके ऊपर क्या क्या नियम कानून लागू होंगे। तो भाई, सबसे पहले तो एयरलाइन स्टाफ मेंबर्स को बिल्कुल यहाँ पे अवेयर करने की जरूरत है कि आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सर्विसेज से मना नहीं करेंगे, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एक डिसेबल्ड पर्सन यहाँ पे जर्नी करता है तो उस डिसेबल्ड पर्सन को 48 घंटे पहले फ्लाइट को बताना पड़ेगा कि हाँ वो यहाँ पे जर्नी करने वाला है, उसकी ये स्पेशल नीड्स है, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और फ्लाइट के जो अटेंडेंट्स हैं वो पहले से यहाँ पे तैयार रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि 48 घंटे पहले बताना मैंडेटरी है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, इमरजेंसी ट्रेवल में बिना कुछ बताए भी डिसेबल्ड पर्सन यहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। और ओवरऑल फ्लाइट वालों की जिम्मेदारी बनती है वहां पे उस डिसेबल्ड पर्सन की जितनी हो सके उतनी मदद करना है यहाँ पे। ठीक है ना। तो डिपार्चर टर्मिनल से अराइवल टर्मिनल पहुंचाना, सिक्योरिटी चेक, ओवरऑल हर चीज में यहाँ पे उस पर्टिकुलर डिसेबल्ड पर्सन की मदद करनी है उस फ्लाइट को। ठीक है। अगर आप फ्लाइट में कवर ट्रेवल कर रहे हो और आपको कोई मतलब विजुअल डिसेबिलिटी आप नहीं देख पा रहे हो, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस बोल के थ्रू बताएगी जो भी एयर होस्टेस है, जो भी एयर अटेंडेंट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जब आप बोर्डिंग करते हो एयरक्राफ्ट के अंदर, तो सबसे पहले डिसेबल्ड पर्सन की बोर्डिंग होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब एयरक्राफ्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो वहां पे जब डिसएम्बार्केशन होता है, तो डिसेबल्ड पर्सन का डिसएम्बार्केशन सबसे एंड में होगा। ओके। जितने भी प्रोविजंस और रिक्वायरमेंट्स हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, रिड्यूस्ड मोबिलिटी से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी स्टाफ को, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को, सिक्योरिटी को, ग्राउंड स्टाफ को। ठीक है ना भाई। और अगर किसी पैसेंजर को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, कुछ गलत हुआ है, तो वो भाई एयरलाइंस को, एयरपोर्ट ऑपरेटर को अपना फीडबैक दे सकते हैं। एयरलाइंस इंडिगो की वेबसाइट, किसी भी एयरलाइंस की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे फीडबैक का कॉलम होता है, आप फीडबैक दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके फीडबैक पे एक्शन हुआ है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपके फीडबैक पे एक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उस केस में आप अपनी कंप्लेन चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन कंसर्न स्टेट के साथ भी रजिस्टर कर सकते हो। इनका काम होगा फिर आपकी प्रॉब्लम के ऊपर एक्शन लेना। जिस पेपर टू रूल्स एंड रेगुलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो अभी के लिए शो कॉज नोटिस तो इशू कर दिया गया डीजीसीए के द्वारा इंडिगो को।
इंडिगो के ऊपर फाइनल एक्शन क्या होता है उसको हम लोग जब न्यूज निकल के आएगी तब देखेंगे। फिर इंडिया और फ्रांस ने मिलके सेकेंड ज्वाइंट पेट्रोलिंग की है साउदर्न इंडियन नेशन में। तो भाई इंडिया की नेवी और फ्रांस की नेवी इन्होंने अपना सेकेंड ज्वाइंट पेट्रोलिंग कंक्लूड किया है साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में। ठीक है ना भाई। यहाँ पे फ्रांस के द फ्लोरियल और निवोसिस सर्वेलेंस फ्रिगेट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ साथ देखो तो एक ऑस्ट्रेलियन P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ये भी इंडिया के अंदर आने वाला है एक रेसिप्रोकल विजिट को लेके। मतलब इंडिया फ्रांस के साथ भी मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब इंडियन ओशन रीजन में अपना मैरीटाइम सर्विलेंस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है इंडिया। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉरपोरेशन के ऊपर महारत हासिल करने की कोशिश कर रहा है इंडिया यहाँ पे। ठीक है ना। अगर आप देखो तो इंडिया और फ्रांस ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं अपना मेडन वीक लॉन्ग जॉइंट पेट्रोल रीयूनियन आइलैंड पे। आप देखिए तो क्वाड कंट्रीज में भी कोऑपरेशन की बात हो रही है और इंडिया ऑलरेडी क्वाड का मेंबर है। तो इंडियन ओशन रीजन में चूंकि चाइनीज नेवल प्रेजेंस बढ़ रहा है तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ये दो ऐसे डोमेन्स हैं जहां पे इंडिया अपनी महारत हासिल करना चाहता है। इनको बहुत हद तक प्रायोरिटी देता है और इस प्रायोरिटी में इंडिया की आप कह लो कैपेसिटी एडिशन के लिए क्वाड इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये जो हम फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन कर रहे हैं ना नेवल फील्ड में ये भी यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। आप देखोगे इंडियन नेवी का P-81 ये INAS 312 अल्बर्ट्रॉस स्क्वाड्रन का है। ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया की विजिट पे गया था और वहां पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर और सरफेस सर्वेलेंस में इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फिर इस साल जनवरी में एक इंडियन नेवी P-8 आई इसने मल्टीनेशनल ASW एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो कि यूएस के गुआम में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे कनाडा साउथ कोरिया और बाकी क्वाड कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के पास अभी के लिए 12 P-8 आई हैं। ठीक है ना, जो कि दो स्क्वाड्रंस में लोकेटेड है, एक अराकोनम तमिलनाडु और एक INS हंसा गोवा। यहाँ पे भारत सरकार के साथ ये गुहार लगाई गई कि 6 ऐसे और P-80I इंडिया के पास होने चाहिए। बट अभी के लिए ओवरऑल इनकी परमिशन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं आई है। ओवरऑल बताया जा रहा है कि चूंकि फ्रांस का डिफेंस कॉपरेशन इंडिया के साथ बढ़ रहा है और फ्रांस इंडो पैसिफिक के रीजन में बहुत हद तक इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरीज बहुत सारे आइलैंड्स इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उस केस में ईस्टर्न अफ्रीका के इलाके में और ओवरऑल नॉर्थ और साउथ इंडो इंडियन ओशन में इंडिया फ्रांस के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ इंगेज करके अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकता है। अगर आप इंडियन ओशन में बिल्कुल साउथ में चले जाओगे तो आपको फ्रांस की बहुत सी टेरिटरीज नजर आएंगी, जैसे रियूनियन हो गया, बसास डा इंडिया हो गया, जुआन डी नोवा हो गया। ओके ना। ये सब जो टेरिटरीज है ना ये बेसिकली फ्रेंच टेरिटरीज ही हैं आपके इंडियन ओशन में। ओके, मेयोट हो गया जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फ्रेंच टेरिटरीज चूंकि इंडो पैसिफिक में है तो फ्रांस तो देखो यहाँ पे मैरीटाइम सर्विलेंस में इंटरेस्टेड हो गई। और इसीलिए इंडो पैसिफिक में एक कंट्री को पटा के रखना वो बहुत जरूरी है, वो है इंडिया। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया के साथ फ्रांस यहाँ पे बहुत हद तक एंगेज कर रहा है। फिर मैरीटाइम कोऑर्डिनेटेड प्रेजेंस को रिसेंटली ही गल्फ ऑफ केनिया में टेस्ट किया फ्रांस ने। इसको इंडो पैसिफिक में फ्रांस टेस्ट करना चाहता है तो इंडिया के साथ ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है। ये जो मोजाम्बिक का इलाका है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मोजाम्बिक नजर आएगा। इसके आसपास का जो भी इलाका है, मदागास्कर इधर है, इस बगल में मोजाम्बिक, इसके आसपास का जो भी इलाका है ये इलाका बहुत हद तक ग्रस्त है किससे, पायरेसी से। यहाँ पे बहुत हद तक ऐसा बताया जाता है कि टेरर ग्रुप्स भी ऑपरेट हो चुके हैं। तो इस कंटेक्स्ट में मोजाम्बिक कैनल के आसपास के इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इंडिया की नेवी यहाँ पे इंगेज करती है इंटरनेशनली तो ये काफी फायदेमंद होगा। ठीक है ना। इस साल मार्च के एंड में 2022 मार्च के एंड में इंडिया और फ्रांस ने को लेड किए थे मेडन एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ये गोवा में हुई थी। इसलिए किया गया था इसको इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन रेजिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ। ठीक है ना। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है इंडियन नेवी की, उसके चलते हम अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मालदीव्स, शेचेल्स, मॉरिशस के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं। साथ साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडियन नेवी बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सबके साथ यहाँ पे कर रही है। तो नेवल फील्ड में इंडियन ओशन के रीजन में जितना हो सक रहा है हम बाकी कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व होके अपने नेवल फुटप्रिंट को और स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। जीएस पेपर 2 डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है स्वीडन एंड्स न्यूट्रलिटी, ज्वाइंस फिनलैंड इन सीकिंग नाटो बर्थ। देखिए स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर मैग्डलिना अंडरसन ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि जिस प्रकार से फिनलैंड ने बोला है कि वो नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे,
उसी प्रकार से स्वीडन भी यहाँ पे नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेगा। और ये डिसीजन रशिया के लिए अच्छा नहीं है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे थोड़ा इस डिसीजन से डेफिनेटली नाराज होने वाले हैं। मतलब ये जो नॉर्डिक कंट्री थी, खासकर दो, स्वीडन और फिनलैंड, ये बहुत हद तक न्यूट्रल थी नाटो की मेंबरशिप को लेके। ये डेफिनेटली नाटो के साथ इंगेज करती थी, लेकिन सीधे सीधे नाटो की मेंबर ये बनना नहीं चाहती थी। स्वीडन तो खासकर यहाँ पे नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहता था, काफी हद तक मिलिटरीली नॉन अलाइंड था। लेकिन जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, कहीं ना कहीं फिनलैंड और स्वीडन दोनों के अंदर ये भाव आ गया है कि भैया कल की डेट में रशिया से बचना है तो नाटो का मेंबर तो बनना ही पड़ेगा। और इस कंटेक्स्ट में जो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर है मैग्डिनिला एंडरसन, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये लंबे समय से नाटो मेंबरशिप के अगेंस्ट थी, लेकिन अब ये नाटो मेंबरशिप के अगेंस्ट नहीं है। स्वीडिश की पार्लियामेंट में आराम से इस बात को पास करा लिया गया है कि स्वीडन को नाटो ज्वाइन करने की जरूरत है। अब बात यह है कि स्वीडन लंबे समय से मिलिट्री अलायंसेस में इन्वॉल्व नहीं है, और फिनलैंड भी बहुत हद तक कोल्ड वॉर के समय न्यूट्रल रहा था। तो ऐसे में जब लंबे समय से ये कंट्रीज न्यूट्रल रही हैं, तो अब एकदम से क्यों ज्वाइन कर रही हैं? इसलिए ज्वाइन कर रही हैं कि उनको लगता है कि जिस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर सेंसलेस वॉर कर दिया है यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ने, कल की डेट में उनके ऊपर भी हो सकता है, तो पहले से ही तैयार रहो। और जो पब्लिक ओपिनियन है फिनलैंड और स्वीडन में, वो भी बहुत हद तक प्रो नाटो हो गया। पहले प्रो नाटो नहीं था, लेकिन जब से 24 फरवरी का यूक्रेन का इन्वेजन हुआ है रशिया का यूक्रेन के अंदर, उसके बाद से कहीं ना कहीं इन दोनों ही कंट्रीज में जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि इनको नाटो की मेंबरशिप मिल जाए। हालांकि क्रेमलिन यानी कि मॉस्को ने साफ साफ बोल दिया कि अगर नाटो ज्वाइन किया स्वीडन फिनलैंड ने, तो हालात अच्छे नहीं होंगे, मिलिट्री और टेक्निकल दोनों प्रकार का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑलरेडी एक नॉर्डिक डिफेंस कॉरपोरेशन है, आप जिसको नॉरडेफ्को भी बोलते हो, ठीक है ना। नॉरडेफ्को के अंदर स्वीडन फिनलैंड ऑलरेडी नाटो के साथ इंगेज करते हैं, ऐसा ये इंगेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन नाटो के ब्रैकेट के अंदर आ जाना मतलब जॉइंट कमांड के अंदर आ जाना। और उस केस में कल की डेट में स्वीडन या फिनलैंड किसी एक के ऊपर भी अटैक हुआ, तो नाटो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचेगा। अब बात यह है कि ओवरऑल इस पर्टिकुलर इलाके को अगर आप देखो, तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको सेंट पीटर्सबर्ग नाम का शहर नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा इलाका बहुत ही खूबसूरत है। आप शाम को 6 बजे जब इस जगह पे जाओगे, 5 या 6 बजे नवंबर के महीने में, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, एकदम गुप्त अंधेरा। बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। तो सेंट पीटर्सबर्ग के पास के इस बीच में अगर आप देखो, तो मतलब गल्फ फिनलैंड काफी पास है। तो कल की डेट में ये जो फिनलैंड है, अगर ये नाटो मेंबर बन जाता है, और इधर स्वीडन भी नाटो मेंबर बन जाता है, और नॉर्वे तो है ही, तो इस कंटेक्स्ट में ये जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है, नीचे एस्टोनिया अगर आप देखो, ये भी नाटो मेंबर। तो एस्टोनिया नाटो मेंबर, फिनलैंड नाटो मेंबर, स्वीडन नाटो मेंबर, मतलब पूरा का पूरा बाल्टिक सी तो नाटो के अंदर चला गया। रशिया के पास तो बचा ही कितना। तो कल की डेट में रशिया का कोई कॉमर्शियल जहाज अगर यहाँ से निकलता है, तो पूरा का पूरा नाटो सामने नजर आएगा। तो ये चीज यहाँ पे रशिया को पसंद नहीं आ रही। कहीं ना कहीं यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की एक बड़ी वजह नाटो का एक्सपेंशन था। यूक्रेन का ये बोलना था कि हम नाटो ज्वाइन करेंगे। तो इस बात को लेके आज की डेट में फिनलैंड और स्वीडन ओपनली बोल रहे हैं कि दे विल ज्वाइन नाटो। तो यहाँ पे रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो चुका है। ठीक है। इस कंटेक्स्ट में सेंट पीटर्सबर्ग नाम का जो शहर है, वो नाटो की फायरिंग रेंज के अंदर आ सकता है, अगर फिनलैंड के अंदर नाटो की फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय हो जाती हैं। ठीक है। वैसे देखा जाए तो फिनलैंड और स्वीडन बहुत हद तक नाटो के साथ क्लोजली कोऑपरेट करते हैं, एयर पुलिसिंग को लेके, अलायंस के ऑपरेशन को लेके। हाँ, वो नाटो के मेंबर नहीं है, लेकिन दोनों ही कंट्रीज नाटो की मेंबरशिप क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, नेबरली रिलेशंस अच्छे हैं, अलायंस के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, नाटो के साथ समय समय पे इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं। और देखोगे तो अभी के लिए फिनलैंड स्वीडन भले नाटो के मेंबर ना बने हो, लेकिन फिनलैंड F-35 एयरप्लेन्स को खरीद रहा है। स्वीडन के पास ऑलरेडी टॉप क्वालिटी फाइटर जेट्स हैं, ग्रिपेन नाम के। ऑलरेडी अगर आप देखो तो फिनलैंड अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस में खत्म कर रहा है। स्वीडन भी बहुत तेजी से अपने मिलिट्री बजट को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के नाटो के साथ एंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन नाटो के मेंबर बनने की प्रक्रिया थोड़ी खतरे में है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं नाटो के, जो कि ये नहीं चाहते कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो का पार्ट बने। इसमें एक है टर्की। टर्की ओपनली बोल रहा है कि हम नहीं चाहते कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो का पार्ट बने। यूके, जर्मनी जैसी कंट्रीज बहुत, आप कह सकते हो कि दबे शब्दों में कुछ बोल रही हैं। हंगरी जैसी कंट्रीज तो ओपनली बोल रही हैं कि भैया हमें तो रशिया से गैस खरीदनी पड़ेगी, स्वीडन फिनलैंड को यहाँ पे नाटो का मेंबर बनाना सही नहीं है। मतलब आज की डेट में फिनलैंड
और स्वीडन अप्लाई भी कर देते हैं नाटो की मेंबरशिप के लिए, तो काफी लंबा समय लगने वाला है इनकी नाटो मेंबरशिप में, और बहुत सारे लोग अपोजिशन भी करेंगे नाटो मेंबरशिप का। तो ऐसे केस में ये समझ पाना थोड़ा लॉजिक के परे हो रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन जैसी कंट्रीज नाटो के मेंबर बन के रिस्क क्यों कर रही है रशिया के अटैक का। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि रशिया का अटैक बहुत हद तक रियल हो सकता है। जिस प्रकार से ओपनली फिनलैंड और स्वीडन ये बोल रहा है कि हम नाटो ज्वाइन कर लेंगे, द रिस्क ऑफ रशियन अटैक इज वेरी मच इमिनेंट। तो यहाँ पे समझदारी तो यही होती है, अगर फिनलैंड स्वीडन ये बोल देते कि नहीं भाई हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, तो कम से कम ये तो तय हो जाता कि रशिया का अटैक नहीं आता। आप अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग करो, अच्छी बात है। अब यहाँ पे ओपनली बोल रहे हो नाटो ज्वाइन करोगे, तो नाटो आपको अपने एम्बिट में ले ले, ये जरूरी नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो 30 मेंबर्स है नाटो को, सबकी पार्लियामेंट को रेटिफाई करना पड़ेगा इस डिसीजन को, और काफी मुश्किल होगा। कल की डेट में एक रियल वर्ल्ड वॉर का खतरा यहाँ पे उभर के सामने आ जाएगा। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही कुछ था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एंड प्लीज क्लिक ऑन सुपर थैंक्स एंड जॉइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।